अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज बच्चों हम यूएचएस एमडी कैट का 2024 का पेपर करने लगे। तो सबसे पहले हमारे पास 2024 का जो पास पेपर है उसका पहला एमसीक्यूज है फिजिक्स से रिलेटेड। कह रहा है इन एन इलास्टिक कुलयन द टोटल काइनेटिक एनर्जी। हम जानते हैं कि इलास्टिक कुलयन हो या इन इलास्टिक हो, इसमें जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है एंड जो मोमेंटम होता है, टोटल मोमेंटम, ये दोनों दोनों टाइप्स की कुलयन में क्या कहते हैं, कांस्टेंट। बट अगर हम इलास्टिक कुलयन की बात करें तो सिंपल काइनेटिक एनर्जी इसमें कांस्टेंट होती है और इन इलास्टिक में कांस्टेंट नहीं होती, सिंपल काइनेटिक। बट जो टोटल एनर्जी है या टोटल मोमेंटम है वो हमेशा इलास्टिक कुलयन में क्या रहता है, बिफोर एंड आफ्टर कुलयन सेम रहता है। आगे कह रहा है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अलोंग अ कर्व पाथ। जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है सर्कल पर, जब भी आप वेलोसिटी को देखेंगे तो वो टेंजेंट के अलोंग होती है, किसी भी इंस्टेंट पर। कहाँ पर होती है, अलोंग द टेंजेंट। वो जो मर्जी आप पॉइंट सेलेक्ट कर लें बच्चों, जो लीनियर वेलोसिटी होती है वो अलोंग द हमेशा क्या होती है, टेंजेंट होती है। कह रहा है द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम इफ द फैक्टर साइन टू थीटा बिकम्स। तो याद रखें रेंज का फार्मूला क्या होता है, वी आई स्केयर साइन टू थीटा ओवर जी। कभी भी कोई फार्मूला हो उसमें साइन हो, कोज हो, टेन हो, अगर आपने उसको मैक्सिमम करना है तो उसको 1 के बराबर कर दें। तो अगर मैं रेंज को मैक्सिमम करना चाह रहा हूँ तो मेरे पास इसका आंसर मैक्सिमम कितना आएगा, 1। तो डेट्स वाई हमारे पास ये आंसर आएगा 1। साइन की दो वैल्यूज़ होंगी, एक हमारे पास मैक्सिमम होगी और एक बच्चों क्या होगी, मिनिमम होगी। मैक्सिमम होती है 1 और मिनिमम होती है 0। मैक्सिमम आती है 90 डिग्री पर, मिनिमम आती है 0 और 180 डिग्री पर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है टू डायमेंशनल मोशन अंडर द कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये तो डेफिनेशन है प्रोजेक्टाइल मोशन की, तो ये आनी चाहिए आपको। इन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ एरिया अंडर द ग्राफ इज इक्वल टू द। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये वेलोसिटी है, यहाँ पर टाइम है। तो फर्ज करिए ग्राफ है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है वो हमें वी टी के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। और आप जानते हैं वी टी हमारे पास क्या होता है, एस, मतलब ये डिस्टेंस के बारे में बताएगा। और याद रखिएगा जो स्लोप होती है वो हमें किसके बारे में, वी टी के ग्राफ की बताएगी, वो हमें बताएगा एक्सेलरेशन के बारे में। तो ये मैंने एडिशनल आपको पॉइंट बता दिया है। ये इस टॉपिक मतलब इस एमसीक्यूज का पार्ट नहीं है। तो हमारे पास एरिया अंडर द ग्राफ क्या बनेगा, डिस्टेंस बनेगा। नेक्स्ट बच्चों क्या कहता है, कह रहा है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज द क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। याद रखिएगा ये न्यूटन फर्स्ट लॉ के अंदर दिया गया है। तो न्यूटन के कितने लॉज हैं, न्यूटन के बच्चों 3 लॉज हैं। एक है फर्स्ट, दूसरा है सेकंड और तीसरा है थर्ड। इनके बारे में आप वैसे तो जानते हैं, इनकी डेफिनेशंस क्या है। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये हमारे पास है न्यूटन फर्स्ट लॉ, फोर्स की डेफिनेशन हमें देती है। ये एडिशनल पॉइंट आपको बता रहा हूँ। जो सेकंड लॉ है वो हमें मैथमेटिकल फॉर्म देता है। फॉर्म किसकी देता है, ऑफ फोर्स की। और जो थर्ड लॉ है वो हमें बताता है कि नेचर में सिंगल फोर्स एग्जिस्ट नहीं करती। कौन सी फोर्सेस होती हैं, म्यूचुअल फोर्सेस होती हैं। 1 किलो वाट आर, ये तो हम 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, 3.6 मेगा जूल के बराबर होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। याद रखिएगा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में जो वर्क डन होता है वो पाथ के ऊपर क्या करता है, डिपेंड करता है। या वर्क डन, जो उसका क्लोज पाथ का जो आंसर आता है वो ज़ीरो नहीं आता। तो इस हवाले से फ्रिक्शन जो है वो हमारे पास आंसर होगा।
ये तीनों की तीनों हमारी कौन सी फोर्सेस हैं? कंजर्वेटिव। तो ये कंजर्वेटिव की एग्जांपल आप याद रखिएगा। इस ऑप्शन इस स्टेटमेंट के हवाले से हमारा जो है नॉन कंजर्वेटिव फ्रिक्शन फोर्स है। नेक्स्ट आ जाता है, वो कह रहा है वर्क डन इज इक्वल टू। वर्क का फार्मूला हम वैसे ही जानते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है मल्टीप्लाई वाला। तो मल्टीप्लाई वाली एक ही ऑप्शन है, एफर्ट मतलब फोर्स और डिस्टेंस हमारा डिस्प्लेसमेंट में आएगा। कह रहा है व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन, फोर्स कितनी है? 1 न्यूटन। और इसको डिस्प्लेस किया गया एप्लीकेशन के ज़रिए 1 मीटर, तो डिस्टेंस कितना आ गया? 1 मीटर। इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यानी जहाँ फोर्स लग रही है वहीं आपका डिस्प्लेसमेंट है, तो एंगल कितना बन गया? 0। तो वर्क इज इक्वल टू क्या होता है? एफ डी कोस थीटा। तो एफ कितना है? 1। डी कितना है? 1। कोस 0, कोस 0 भी क्या होता है? 1। तो वर्क का आंसर कितना आ जाएगा? 1 जोड़। कह रहा है 11 वाला एमसीक्यूज है, एन इलेक्ट्रिक मोटर इज यूज टू लिफ्ट द वेट 2 न्यूटन। वेट मतलब हमारे पास यहाँ पर फोर्स ही है। थ्रू अ वर्टिकल डिस्टेंस 100 सेंटीमीटर, ये हमारे पास क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। और टाइम कितना है हमारे पास? 4 सेकेंड। तो पावर आपने फाइंड करनी है, तो पावर का फार्मूला होता है वर्क ओवर टी, और वर्क क्या होता है? एफ डी ओवर कोस। तो फोर्स कितनी है हमारे पास? 2। डिस्प्लेसमेंट 100 सेंटीमीटर, याद रखिएगा 100 सेंटीमीटर हमारे पास 1 मीटर के बराबर होता है, तो 1 आ जाएगा। टाइम नीचे क्या आ जाएगा? 4। तो ये आज आंसर आ जाएगा 1/2, जो कि कितना होता है? 0.5। तो 0.5 वाट हमारे पास क्या होगा? इसका आंसर होगा। नेक्स्ट बच्चों कह रहा है सेंटीमीटर एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ सर्कल ऑफ रेडियस आर विद एन एंगुलर स्पीड ओमेगा इज गिवन बाय द। तो एक्सेलरेशन सेंटीमीटर का फार्मूला होता है वी स्केयर ओवर आर, जबकि वी बराबर किसके होता है? आर ओमेगा। तो इधर हो जाएगा आर स्केयर ओमेगा स्केयर ओवर आर। एक आर से आर कैंसिल, तो आर ओमेगा स्केयर हमारे पास सेंटीमीटर एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो उस ऑप्शन के हवाले से हमारा क्या बनेगा? ये ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट कह रहा है द एयरक्राफ्ट मेक्स अ टर्न इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल ऑफ रेडियस। रेडियस हमारे पास कितना है? 100 मीटर। इट इज़ ट्रैवलिंग विद अ वेलोसिटी ऑफ, वेलोसिटी हमारे पास कितनी है? 250। द एंगुलर वेलोसिटी, तो हम जानते हैं v इज इक्वल टू क्या होता है? आर ओमेगा। एंगुलर वेलोसिटी होता है v ओवर आर। तो वेलोसिटी कितनी है? 250। रेडियस कितना है? 100। ये ज़ीरो इससे गया तो ये हो जाएगा हमारे पास डिवीजन करके 2.5 रेडियन पर सेकंड। तो एंगुलर वेलोसिटी आई 2.5 रेडियन पर सेकंड। कह रहा है पार्टिकल ऑफ मैस m इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r। एक पार्टिकल है जिसका मैस m है, वो सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है जिसका रेडियस r है, विद वेलोसिटी किससे? v चल रहा है, देन द सेंटीमीटर फोर्स एक्टिंग ऑन इट f। ये जस्ट इंफॉर्मेशन है, अगर ये ना भी होती तो हमारा फिर भी न्यूमेरिकल या ये जो एमसीक्यूज है ये बन जाना था। इफ़ द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इंक्रीज बाय 2 टाइम, वेलोसिटी को कितना किया है? 2 गुना। वेलोसिटी को 2 गुना। एंड रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ इंक्रीज बाय 4 टाइम, तो नया रेडियस पहले का कितना हो जाएगा? 4 टाइम। वो पूछ रहा है नई फोर्स सेंटीमीटर क्या होगी? तो सेंटीमीटर फोर्स होता है एम वी स्केयर ओवर आर। तो नई फोर्स एफ डैश, वेलोसिटी वी डैश, आर आर डैश हो जाएगा। एम वैसे ही रहेगा, वी की जगह पर बच्चों हम क्या लगा देंगे? 2v। और रेडियस की जगह क्या लगा देंगे? 4r। तो अगर मैं बच्चों स्केयर ओपन करूं तो ये हो जाएगा 4 स्केयर, 4 लेके बाहर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा एम वी स्केयर ओवर, नीचे क्या आ जाएगा? 4r। 4 से 4 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो एफ डैश किसके बराबर आ जाएगा हमारे पास? एफ के। यानी फोर्स में कोई चेंज प्रोड्यूस नहीं होगा। तो हमारे पास हम ऑप्शन क्या होगी? एफ डैश इज इक्वल टू एफ। अब ये आप माइंड के अंदर कैलकुलेशन करें कि हमारे पास सेंटीमीटर फोर्स का फार्मूला होता है एम वी स्केयर ओवर आर, वेलोसिटी 2 है उसका स्केयर हो जाएगा 4, नीचे भी है रेडियस 4 है, 4 4 कैंसिल हो जाएगा तो कोई इफेक्ट नहीं होगा। अ रोलर कोस्टर इज मूविंग विद 30 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी कितनी है? 30 मीटर पर सेकेंड। सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस, रेडियस कितना है? 30 मीटर। द नेट मास ऑफ द कोस्टर प्लस पैसेंजर इज m, मास कितना है? m। देन द सेंटीमीटर फॉर्स एक्ट ऑन इट। यहाँ पर मैथ्स की इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हमारी ऑप्शन में ये जो m है ये मीटर नहीं है, ये मैस है। और हम निकालना क्या चाह रहे हैं? फोर्स।
तो सेंटीमीटर फोर्स का फार्मूला होता है mv²/r। तो m को बच्चों वैसे ही रहने दें। वेलोसिटी हमारे पास 30, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। रेडियस 30 मीटर है, तो एक 30 से 30 गया तो सेंटीमीटर फोर्स कितनी आ जाएगी 30 इंटू मैस। 30 इंटू मैस, तो ये आ जाएगा 30 मीटर नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है एम्पलीट्यूड इन द फॉलोइंग फिगर इज गिवन बाय। तो ये आपको एक ग्राफ दिया गया, इसमें एम्पलीट्यूड होता है, एम्पलीट्यूड की डेफिनेशन होती है मीन लेवल से मैक्सिमम ऊपर कितना। तो मैक्सिमम यहाँ पर कितना ऊपर गया है ग्राफ 1 मीटर, तो एम्पलीट्यूड है 1 मीटर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, करेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए, इनकरेक्ट चाहिए। अबाउट द नोड्स, किसके बारे में, नोड्स के बारे में। व्हेन द स्ट्रिंग इज प्लग्ड, तो नोड्स जो होते हैं वो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन 0 पोजेस करते हैं, ये बात दुरुस्त है। डू नॉट मूव अलोंग द स्ट्रिंग, ये एक ही पॉइंट पर फिक्स होते हैं। प्रोड्यूस एट द फिक्स एंड ऑफ अ स्ट्रिंग, ये मतलब स्ट्रिंग के अलोंग फिक्स पॉइंट पर फिक्स होते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन कंसेक्टिव नोड इज 1 वेवलेंथ। हमने पढ़ा था कि स्टेशनरी वेव में नोड से नोड का फासला होता है λ/2। तो यहाँ पर तो उसने कहा है 1 लैम्डा होता है, तो इसका मतलब है गलत स्टेटमेंट यही है। नेक्स्ट कह रहा है इन द ट्रांसवर्स वेव द पोर्शन ऑफ वेव अबव द मीन लेवल। तो याद रखिएगा, जो ट्रांसवर्स वेव का ऊपर वाला हिस्सा होता है इसको हम क्रस्ट कहते हैं, और नीचे वाले को क्या कहते हैं, ट्रफ कहते हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन होगी वेव क्रस्ट। विच ऑफ फॉलोइंग डज नॉट कॉज स्टेशनरी वेव। इनमें से चार ऑप्शन में से कौन सी है जो स्टेशनरी वेव नहीं बनाएगी। टू वेव्स ऑफ इक्वल फ्रीक्वेंसी, दुरुस्त है। टू वेव्स ऑफ सेम स्पीड, ये भी दुरुस्त है। टू वेव्स ऑफ अनइक्वल एम्पलीट्यूड, अनइक्वल एम्पलीट्यूड नहीं होता, इक्वल एम्पलीट्यूड होता है। टू वेव्स ट्रेवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ये भी ठीक है। जब फ्रीक्वेंसी सेम है तो एम्पलीट्यूड भी क्या होना चाहिए, सेम। क्योंकि आपको पता होना चाहिए स्टेशनरी वेव एक साइड से जाती है, दूसरी सरफेस से टकरा के वापस आती है, तो वही वेव आनी है, वही एम्पलीट्यूड आना है, वही फ्रीक्वेंसी आनी है। दैट्स वाई यहाँ पर अनइक्वल एम्पलीट्यूड वाला ऑप्शन दुरुस्त होगा। द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव पार्टिकल्स विच आर एग्जैक्टली इन द सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन। तो जब वो सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन पर होंगे तो उनका जो डिस्टेंस होगा वो हमारे पास क्या होगा, वेवलेंथ होगा। फर्ज करें अगर मैं स्टेशनरी वेव क्या उसको कहते हैं ट्रांसवर्स वेव में जाऊं, तो ये सेम ऑफ वाइब्रेशन है, ये भी पॉइंट सेम ऑफ वाइब्रेशन है, तो इनके दरमियान एक वेवलेंथ का डिस्टेंस होता है जिसको हम 1 वेवलेंथ कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, कह रहा है सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट डॉपलर इक्वेशन। डॉपलर इक्वेशन आपने इनमें से सर्च करनी है। व्हेन सोर्स इज अप्रोचिंग, सोर्स इज अप्रोचिंग टू द स्टेशनरी ऑब्जर्वर। तो ये हमारे पास सोर्स की मूवमेंट वाला है, सोर्स करीब जा रहा है स्टेशनरी वेव के, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, बढ़ेगी। तो ये हमारे पास राइट ऑप्शन क्या होगी, ए ऑप्शन होगी। क्योंकि हमारे पास ये वाला फैक्टर कम हो रहा है, तो फिर ये वाला फैक्टर क्या होगा, ज़्यादा। तो हमारी जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है वो सोर्स की या रेफरेंस फ्रीक्वेंसी से क्या होगी, ज़्यादा होगी, जब सोर्स ऑब्जर्वर के करीब आएगा। नेक्स्ट कह रहा है ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस द टेम्परेचर। आइसोथर्मल प्रोसेस में तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, तो रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग इनिशियल फेज, नहीं, ये थ्रू आउट होना चाहिए। तो बी ऑप्शन आपको नज़र आ रही है, थ्रू आउट प्रोसेस कांस्टेंट रहेगा टेम्परेचर। आल्टर होता है, चेंज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ये भी चेंज हो रहा है, तुम्हारा तो टेम्परेचर आइसोथर्मल में कांस्टेंट होता है। आइसोथर्मल से रिलेटेड इसका जो पीवी ग्राफ होता है वो कुछ इस तरह का होता है, और इस ग्राफ को हम क्या कहते हैं, आइसोथर्म कहते हैं। और ये हमारे पास कौन सा प्रोसेस होता है, स्लो प्रोसेस होता है। इसमें बोयज़ला की इक्वेशन क्या होती है, ये वाली होती है। कुछ उससे रिलेटेड मैंने चीज़ें आपको एडिशनल बता दी। कह रहा व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ हीट एनर्जी क्यू इन एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस ऐसा प्रोसेस है जिसमें हीट ना तो ट्रांसफ़र होती है ना ही उससे लीव होती है। तो एडियाबैटिक प्रोसेस एक फास्ट या रैपिड प्रोसेस है।
और इसका जो पी वी ग्राफ होगा वो कुछ इस तरह से आ जाएगा। इस ग्राफ को हम क्या कहते हैं, एरिया बैट कहते हैं। और इसका जो बॉयल्स लॉ होता है, पी वी गैमा इज इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट। और जो गैमा होता है वो हीट फैक्टर होता है, सी पी ओवर सी वी की क्या होती है, रेशो होती है। नेक्स्ट एमसीक्यू है 24, कूलम्स लॉ स्टेट्स। कूलम्स लॉ की 4 डेफिनेशन थी और चूंकि लंबी थी डेफिनेशन इसलिए मैंने नहीं लिखी। तो कूलम्स लॉ की डेफिनेशन आपको पता है, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस एंड स्केयर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये वाली डेफिनेशन जहाँ पर होगी ए बी सी डी में, वो आप क्लिक कर देंगे तो हमारी ए पर ही डेफिनेशन थी। फार्मूला V इज इक्वल टू डब्ल्यू ओवर क्यू नॉट, ये तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला है तो ये हमारे पास आ जाएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के यूनिट क्या होते हैं, वोल्ट। और वोल्ट को V से लिखते हैं, वोल्ट बराबर होता है जूल पर कूलम। तो ये आप याद रखिए। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, द एसआई यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इज। हम जानते हैं कि कैपेसिटेंस के यूनिट क्या होते हैं, फैराड होते हैं। तो कैपेसिटेंस का फार्मूला होता है Q ओवर V। तो इसके यूनिट होते हैं फैराड, जो कि किसके बराबर होता है, कूलम पर वोल्ट के बराबर होता है। अब ये ऑप्शंस गलत हैं। जब भी फुल नेम लिखा जाता है तो पहला लेटर साइंटिस्ट का क्या रखा जाता है, स्मॉल। तो डेट्स वाई ये यूनिट्स पहले लेटर स्मॉल होने चाहिए थे, बट इन्होंने यहाँ पर मिस्टेक की हुई है, कैपिटल लिखे हुए हैं। द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज प्लेट इन द मिडल पॉइंट। अपोजिटली चार्ज यानी एक प्लेट हमारे पास पॉजिटिव है और दूसरी हमारे पास क्या है, नेगेटिव। तो याद रखिएगा कि अपोजिटली चार्ज प्लेट के दरमियान जो फील्ड होती है वो कौन सी होती है, यूनिफॉर्म होती है। तो इधर ऑप्शन हमारे पास राइट कौन सी होगी, यूनिफॉर्म होगी। अगर वो कह देता कि दोनों प्लेट्स पॉजिटिव हैं, इक्वल चार्ज है और दोनों प्लेट पॉजिटिव हैं, तो बताएं सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ज़ीरो होगी। तो ये मैंने आपको सेम चार्जेस के लिहाज से भी ऑप्शन बता दिए। कह रहा फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस। आपने पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है, वी लिख लें या डाटा वी लिख लें। चार्ज कितना है हमारे पास, क्यू कितना है 2 कूलम, और वर्क कितना है हमारे पास 600 जूल। तो पोटेंशियल डिफरेंस का पीछे आपने भी फार्मूला पढ़ा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो वर्क है 600, चार्ज है 2, तो ये आंसर कितना आ जाएगा, 300 वोल्ट बराबर ये आ जाएगा। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स का इनमें से कौन सा फीचर नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स मैस पे डिपेंड नहीं करती, चार्ज पे करती है, अट्रैक्टिव भी फोर्स होती है, रिपल्सिव भी फोर्स होती है, बट हमारे पास मैस के ऊपर डिपेंड नहीं करती। द चार्ज ऑफ 90 कूलम, चार्ज कितना है 90 कूलम, और टाइम हमारे पास कितना है 30 सेकेंड। तो करंट फाइंड करना है तो आई इज इक्वल टू क्या होता है, Q बाई टी। तो चार्ज है 90 कूलम, टाइम है हमारे पास 30 सेकेंड, तो ये कितना हो जाएगा, 3 एम्पेयर। हमारे पास ऑप्शन राइट होगी ए। कह रहा व्हेन लेंथ ऑफ कॉपर वायर इज डबल द रेजिस्टिविटी बिकम। याद रखिएगा रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड ऑन डायमेंशन। हाँ रेजिस्टेंस होती तो वो डायमेंशन पे डिपेंड करती है, बट रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है किसके ऊपर, मटेरियल के ऊपर, नेचर ऑफ मटेरियल, एंड किसके ऊपर है, टेम्परेचर के ऊपर। बट ये डिपेंड नहीं करती किसके ऊपर है, डायमेंशन पर। तो लेंथ जितनी मर्जी कम ज़्यादा कर लें, हमारी रेजिस्टिविटी चेंज होने वाली नहीं है। हाँ अगर वो कहता कॉपर वायर से हम एल्यूमिनियम वायर में चेंज हो रहे हैं, तो फिर आपकी रेजिस्टिविटी क्या होगी, चेंज होगी। नेक्स्ट बच्चों कह रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। करंट इज प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस एज लॉन्ग एज द टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर कांस्टेंट। टेम्परेचर या रेजिस्टेंस अगर दोनों दी होती, तो ये दोनों ही अगर कांस्टेंट हैं, तो डेट्स वाई ये वाली जो स्टेटमेंट है ये ओहम लॉ की होती है, और ये आपके सामने ऑप्शन राइट होगी सी। द रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर राइज इन टेम्परेचर। तो रेजिस्टेंस सेमीकंडक्टर की इन्वर्स होती है, टेम्परेचर राइज करने से रेजिस्टेंस डिक्रीज होती है, तो ये हो जाती है। बट अगर हम मेटल्स के अंदर आएँ या कंडक्टर्स के अंदर आएँ, तो वहाँ पर आर प्रोपोर्शनल क्या होता है, टी। टेम्परेचर राइज करने से रेजिस्टेंस राइज होती है,
ये मेटल के लिए दुरुस्त है। आगे ऑप्शन है 34 वोल्ट एंड एम्पेयर। वोल्ट और एम्पेयर, ये वोल्ट किसकी क्वांटिटी है? ये पोटेंशियल डिफरेंस की मतलब वी की ही है। एम्पेयर किसके होते हैं? करंट के यूनिट होते हैं। तो हम जानते हैं कि P इज इक्वल टू वी आई, ये पावर का फार्मूला होता है। तो ये ऑप्शन कौन सी होगी? मैयर किसको मैयर करेगा? पावर को मैयर करेगा। 35 कह रहा है द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का यूनिट क्या होते हैं? वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो इसको हम लिखते हैं बी से, जो कि मैग्नेटिक फ्लक्स ओवर क्या होता है? एरिया। तो फ्लक्स के क्या होते हैं? वेबर। ओवर एरिया के क्या होते हैं? मीटर स्क्वायर। तो ये मीटर स्क्वायर ऊपर जाएगा तो ये वेबर पर मीटर स्क्वायर बन जाएगा। अदरवाइज अगर हम इसके दूसरे यूनिट देखें मैग्नेटिक इंडक्शन के नाम से, वो टेस्ला होता है, न्यूटन पर एम्पेयर और पर मीटर भी इसके यूनिट होते हैं। The induced current will flow in such a direction so that it opposes the cause that produce it is a statement of, तो ये लेंजिस लॉ है। लेंजिस लॉ में करंट जो होता है वो काज को क्या करता है? अपोज करता है। In an AC generator the EMF will be maximum when the factor sin omega t is equal to 1। ये पीछे रेंज वाले क्वेश्चन में दिया आया था। तो EMF का फार्मूला होता है E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो मैंने आपको कहा था जब भी साइन को मैक्सिमम करना है तो उसका आंसर क्या होना चाहिए? 1। और उसके लिए एंगल मैंने आपको बताया था 90 डिग्री। तो यहाँ पर उसने साइन ओमेगा टी टोटल जो कि 1 होनी चाहिए। जो हमारे पास है इलेक्ट्रिक जनरेटर ट्रांसफार्मर आर बेस ऑन द, तो ये हमारे पास रहता है फ्राड के ऊपर बेस करता है चैप्टर 15। एन आइडियल ट्रांसफार्मर इनपुट पावर और आउटपुट पावर होती है बराबर होती है। बट हमारे पास जो प्रैक्टिकल हमारे पास ट्रांसफार्मर है, वर्ड में जो हमारे पास ट्रांसफार्मर है उसमें हमारे पास ये वर्जन होती है रियल ट्रांसफार्मर या एक्चुअल ट्रांसफार्मर जो हमारे पास होते हैं उनके अंदर पावर ज़्यादा होती है, आउटपुट कम होती है। और इसकी वजह क्या है? कुछ लॉसेस हो जाते हैं ट्रांसमिशन के दौरान। नेक्स्ट कह रहा है द कंवर्जन ऑफ AC इनटू DC इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन। तो ये फिनिशन है। द सर्किट इज कॉल्ड रेक्टिफायर, ये भी हमें पता है। विच कंपोनेंट एज है, तो कौन सा कंपोनेंट है जो है काम करता है? वो हमें पता है, डायोड। और डायोड को हम PN जंक्शन B कहते हैं। और याद रखिएगा ये नो रिटर्न वाल्व की तरह काम करता है, यानी ये वन वे कंडक्ट करता है और ऑपोजिट वे में ये क्या कर देता है? ब्लॉक कर देता है। वन वे में कंडक्ट करता है चीज़ को, ऑपोजिट अगर कोई चीज़ आती है तो उसको ब्लॉक कर देता है। नेक्स्ट हमारे पास है फुल वेव रेक्टिफिकेशन इज गिवन बाय। फुल वेव रेक्टिफिकेशन अगर ब्रिज रेक्टिफायर में देखा जाए तो सर्किट डायग्राम आपको आनी चाहिए, उसमें 4 डायोड्स इस्तेमाल होते हैं। अ डायोड कैरेक्टरिस्टिक कर्व इज प्लॉटेड बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट। तो आप देख रहे हैं बहुत ही बेसिक क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर बनाए गए हैं। अगर किसी स्टूडेंट ने FSC पार्ट 1 पार्ट 2 कंसेप्ट के साथ क्लियर किए हुए हैं, मैं कहता हूँ विदाउट प्रिपरेशन वो शख्स ये MD गाइड का पेपर कर सकता है अगर उसने अच्छे तरीके से वहाँ पर कंसेप्ट क्लियर किए हुए हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं 43 द वैल्यू ऑफ प्लांक्स कांस्टेंट। वैल्यू प्लांक कांस्टेंट हमारे पास एक या सब जूल सेकंड के अंदर है, दो, एक प्लस में एक माइनस में है। जूल पर सेकंड ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकती, प्लस वाली भी नहीं हो सकती, तो -34 ही हमारे पास आंसर हो। नेक्स्ट कह रहा है डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद अ पार्टिकल मूविंग एट 10⁻6 मीटर पर सेकेंड हैविंग मास 10⁻30। तो डी ब्रोगली का फार्मूला होता है लैम्डा इज इक्वल टू H/mv। तो ये 6.63 10⁻34। मास कितना है? -30। और वेलोसिटी कितनी है? 10⁻6। तो ये हो जाएगा 6.6 10⁻34। -34 ऊपर जाके क्या हो जाएगा? प्लस का 30 और प्लस का 6 ऊपर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का 6। तो ये आंसर होगा 6.6 10⁻10। तो ये आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, ऑप्शन ए हमारी दुरुस्त। नेक्स्ट हमारे पास है लाइट प्रोपेगेट्स थ्रू स्पेस एज अ वेव इज एविडेंट बाय ऑल द फॉलोइंग एक्सपेक्ट। सिवाय के कौन वेव प्रॉपर्टी को जाहिर कर रहा है? ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से पार्टिकल प्रॉपर्टी या पार्टिकल नेचर को शो करवा रहा है। बाकी सारे के सारे क्या हैं? वेव फिनोमिनाज हैं, तो वो वेव को रिप्रेजेंट करेंगे। विच सीरीज फॉल इन अल्ट्रावायलेट रीजन।
सिर्फ और सिर्फ लाइमन सीरीज़ है। आपने ये याद रखना है, लाइमन सीरीज़, बाल्मर सीरीज़, पाचन सीरीज़, ब्रैकेट सीरीज़, पी फंड सीरीज़। तो ये आपने शुरू कर देना है अल्ट्रा वायलेट से, ये आपने विजिबल के अंदर ले जानी है, और ये बाकी तीनों की तीनों हमारे पास इंफ्रारेड रीजन के अंदर जाती हैं। तो यहाँ पर फिर अल्ट्रा वायलेट रीजन के वहाँ से लाइमन होगा। The potential through which an electron should accelerate so that on collision it can lift the electron in the atom from its ground state to some higher energy state। तो इसको एक्साइटेशन पोटेंशियल कहते हैं। आयनाइजेशन पोटेंशियल होता है एटम से ही बाहर निकाल देना, मतलब इनफाइनाइट ऑर्बिट पर इसको शिफ्ट कर देना, उसको आयनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर अगर आपको मैं बताऊँ कि अगर आपको एनर्जी दी जाए तो पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो आपने याद रखना है काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है Q इंटू डेल्टा वी। तो हम इसको ई वी में भी इस तरह से लिख सकते हैं। तो अगर मैं आपको कहूँ जी हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी है 200 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन को निकाल दूं तो पीछे क्या बचेगा, पोटेंशियल डिफरेंस। तो मैं अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकाल दूँ तो हमारे पास जो एक्साइटेशन पोटेंशियल है वो कितना आ जाएगा, 200 वोल्ट। इसी तरह से आप आयनाइजेशन में भी निकाल सकते हैं, या आयनाइजेशन पोटेंशियल दिया जाए, इसमें ई मल्टीप्लाई करें तो वो आयनाइजेशन एनर्जी भी बना सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ फॉलोइंग रिगार्डिंग एक्सरेज इज इनकरेक्ट। एक्सरेज के हवाले से कौन सी बात इनकरेक्ट है, ये हायर वेवलेंथ होती है, ये गलत है, यही हमारे पास ऑप्शन है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का पार्ट है, गुड है, ये भी ठीक है। दे आर हाईली पेनिट्रेटिंग, क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसी है, हाई एनर्जी है, तो इसलिए पेनिट्रेटिंग भी ज़्यादा है। दे आर हाई एनर्जी, तो ये पहले ही हमारे पास दुरुस्त है। इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का स्पेक्ट्रम पूरा याद होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है, कह रहा था द यूनिट ऑफ डिके कांस्टेंट। तो डिके कांस्टेंट को लिखते हैं लैम्डा से, तो ये होता है 0.693 ओवर क्या होता है टी हाफ। तो टाइम के यूनिट होते हैं सेकंड, सेकंड ऊपर जाके इनवर्स होगा, तो डेट्स वाई ये यूनिट है। इफ़ वी हैव एन नॉट नंबर ऑफ एनी रेडियो एक्टिव एलिमेंट, कोई भी हमारे पास एलिमेंट है उसमें एन नंबर ऑफ एटम्स हैं, आफ्टर अ पीरियड ऑफ एन हाफ लाइफ, जर्नल पूछ रहा है हमारे पास, लेफ्ट बिहाइंड कितने नंबर ऑफ एटम होंगे या कितने अनडिके होंगे, तो उसका फार्मूला हमारे पास ये वाला है। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट आज सोमैटिक बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ रेडिएशन, इनमें से कौन सा सोमैटिक इफेक्ट नहीं है, तो वो हमारे पास है जीन्स वाला। ये सारे के सारे हमारे पास है नॉन रिप्रोडक्टिव सिस्टम की वजह से होते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम की वजह से हमारा ये बनता है। तो डेट्स वाई सोमैटिक के अंदर ये तीनों आ जाती हैं। उसने पूछा नहीं होता तो वो जीन्स म्यूटेशन होगा। लास्ट एमसीक्यूज है 2024 का एमडी कैट का, एन आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी एलिमेंट कैन बी मेड बाय बम्बार्डिंग। आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी कैसे करते हैं, हाई एनर्जी पार्टिकल ऑन अनस्टेबल फेंकते हैं, या लो एनर्जी पार्टिकल फेंकते हैं, या हाई एनर्जी पार्टिकल स्टेबल पर फेंकते हैं, तो लो एनर्जी पार्टिकल स्टेबल पर फेंकते हैं। ये है आर्टिफिशियल। जो आर्टिफिशियल है वो हम स्टेबल के ऊपर फेंक के हाई एनर्जी रेडिएशन या पार्टिकल्स फेंक के उसको करते हैं। नेचुरल होगा तो वो फिर अनस्टेबल खुद ब खुद ही वो रेडियो एक्टिविटी डीके कर देता है, क्योंकि वो अनस्टेबल हो जाता है। अनस्टेबिलिटी की वजह होती है प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन जो रेशो होती है वो हमारी यहाँ पर डिस्टर्ब हो जाती है। तो बाकी आइसोटोप से रिलेटेड, रेडियो एक्टिविटी से रिलेटेड आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये आज का सेशन, आज की एमसीक्यूज़ की समझ लगी होगी। कोशिश मैंने यही की है कि फार्मूलाज कुछ हों, कुछ एडिशनल आपको उनके बारे में चीज़ें बता दूँ, ताकि आपके उन टॉपिक से रिलेटेड कुछ 2-4 एमसीक्यू मज़ीद आपके यहाँ से मेरे लेक्चर से प्रिपेयर हो जाए। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। मज़ीद लेक्चर्स को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्रॉस फिज़िक्स। तो आज का सेशन ऑफ होता है। अल्लाह हाफिज़।